ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है और निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन अभी भी 25,500 के नीचे आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 2-2.5 महीने के निचले स्तर पर आपको इस वक्त निफ्टी नजर आएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है 250 अंकों के आसपास की और 59,700 के आसपास आपको निफ्टी बैंक में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। और बाजार के लिए एक और चिंता जो आज हम देख रहे हैं कि फिर से गहराती नजर आ रही है, वो है रुपए की कमजोरी। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है। $1 का भाव 91 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और अगर हम इस साल की बात करें यानी कि जनवरी की बात करें तो 14 सत्र में से 4 दिन ही सिर्फ रुपए में तेजी दिखी, अदरवाइज डॉलर का डोमिनेंस फिर से हम देख रहे हैं और एक निश्चित तौर पर बाजार के लिए बुरी खबर ये बन सकती है। लेकिन चलिए, बाजार में यहां से आगे की राह कैसी नजर आ रही है, आउटलुक क्या है 2026 के लिए, बजट से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अर्निंग सीजन क्या बाजार को सपोर्ट करेंगे, क्या एफआईज वापस लौटेंगे, ये तमाम प्रश्न हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे और इनके जवाब जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज मार्केट के महारथी, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। राकेश जी, रुपए से शुरुआत कर लेते हैं। फिर से हम देख रहे हैं कि वीकनेस थोड़ी गहराती भी दिख रही है। कैसे आप देख रहे हैं और ये कितना परेशान करेगा इंडियन इक्विटी मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। सही बात है आपकी कि रुपया जिस हिसाब से कमजोरी दिखा रहा है उस हिसाब से थोड़ा हमारे लिए कंसर्न की बात है। स्पेशली अगर हम एफआईएस के हिसाब से देखें तो उनके जो डॉलर रिटर्न्स है उसमें और ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और एफआई तो पिछले करीब 2 साल से कंटिन्यूस सेलर है हमारे मार्केट में। तो ये अट्रैक्टिवनेस थोड़ा उनके लिए कम हो जाती है बिकॉज रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लेवल के बाद में अब रुपया यहाँ से स्थिर हो जाना चाहिए। काफी कुछ गिरावट हमने ऑलरेडी देख ली है इसके केस में। और यहाँ से थोड़ा जो ये रुपया वीक हो रहा है उसका फायदा हमको एक्सपोर्ट बिजनेसेस में मिलेगा। हालांकि अभी नियर टर्म में वो बोलना मुश्किल है क्योंकि अभी भी ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। यूएस इंडिया जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसका अभी तक कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। पर जब कभी इसमें हमको थोड़ी सकारात्मक दिखेगी तब ये जो वीक रुपया है ये हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद साबित होगा। तो मैं उसको लेके उतना ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। ऑफ कोर्स एफआई इन्वेस्टमेंट का एक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा रुपया का कमजोरी को देख के। राकेश जी, अर्निंग सीजन अभी तक जो गुजरी है बहुत कोई एक्साइटमेंट उसको लेकर है नहीं और जो उम्मीदें थी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उन पर तुषारपात हो रहा है शुरुआत में। तो आपकी राय सर अर्निंग्स को लेकर, और क्या आपको उम्मीदें हैं कि ठीक है शुरुआत में चीज़ें अच्छी नहीं रही है लेकिन एनबीएफसीज के ऑटो के नंबर यहाँ से अच्छे आएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं? आप कैसे देख रहे हैं अर्निंग सीजन को? नहीं, अगर आप अर्निंग सीजन में दो पार्ट कर लीजिए अभिषेक जी। पहला तो जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक वन टाइम इम्पैक्ट है जो अभी फिलहाल रिजल्ट्स में ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहा है। बट उसके अलावा अगर देखेंगे तो ब्रॉडली जैसे बैंक्स की बात करें तो जो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उनके अंदर हमको क्लियर दिखने को मिल रहा है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ से अगर हम लास्ट दिसंबर के क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स देखें तो वो जो पहले 8-9% का क्रेडिट ग्रोथ था वो ऑलरेडी अभी 12 से 14% आ चुका है। तो उस संदर्भ में मेरे ख्याल से ग्रोथ का विजिबिलिटी लेंडिंग बिजनेसेस में थोड़ा अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसा कि मैंने बताया हमको ऐसा लगता है कि अगले 4 क्वार्टर के अंदर उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आईटी कंपनीज जिन्होंने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उनमें थोड़ा बहुत आगे जाके रुपए का जो डेप्रिसिएशन है उसका कुछ फायदा उनको देखने को मिलेगा। हालांकि जो एक नेगेटिव अभी तक समझ में आ रहा है वो ये है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्पेस है जिसमें काफी उम्मीदें थी उसके अंदर ऑटो सेगमेंट को छोड़ दिया जाए तो अभी भी उसमें डिमांड में तेजी आनी बाकी है। बट उम्मीद ये है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर हमको उनमें भी तेजी दिखेगी। तो मेरे ख्याल से अगला साल जो है वो अर्निंग के लिहाज से थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट 2 साल से अगर हम देखें लास्ट 6-7 क्वार्टर से तो ब्रॉडली अर्निंग्स सिंगल डिजिट में रही है लार्ज कैप्स के अंदर।
अगला जो साल है उसमें हमको लगता है कम से कम फिर भी 12 से 13% का अर्निंग ग्रोथ दिखाई देता है। लार्जली जो मैंने बताया बीएफएसआई और कुछ हद तक आईटी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सारे इस पे ज्यादा हेल्प करेंगे। राकेश सर, अगले साल मतलब आप फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं ना, यानी कि अप्रैल के बाद की, या फिर 2027 की कैलेंडर बात कर ईयर रहे हैं आप? कैलेंडर ईयर 26 की बात कर लीजिए अभिषेक। ठीक है, ठीक है। सर, अगर हम एफ की बात करें तो लगातार बेच रहे हैं, और रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि क्वांटम उनका बढ़ रहा है। अब 3,000 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग बड़ी नॉर्मल हो गई है। अगर हम जनवरी की बात करें, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। कहानी वही है, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हमने घरेलू फंड्स की तरफ से देखी है। ये स्थिति आपको लगता है कि अभी सुधरने वाली नहीं है? अब तो रुपया फिर से वीकनेस के साइन दे रहा है। लगभग हम महीने भर बाद देख रहे हैं कि 91 पर डॉलर का लेवल क्रॉस किया है रुपए ने। तो कितने चैलेंजेस बढ़ेंगे एफआईज के इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। एफआईएस के संदर्भ में देखा जाए तो उनका एक तो ये रुपया एक कारण है मेरे हिसाब से, बट उससे भी बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ ग्रोथ की कमी है। 2 साल से हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, अर्निंग ग्रोथ बहुत कम रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका अट्रैक्टिवनेस वैसे भी कम हो जाता है। काफी सारा रुपया जो है वो निकल के दूसरी ज्योग्राफीज में गया है, या यूएस जहाँ एआई प्लेस वगैरह है वहां पर गया है। तो और कुछ हद तक अगर देखेंगे तो जिस हिसाब से हमारे कैपिटल गेन टैक्स रिजीम में भी जो चेंजेस आए हैं उससे भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है एफआईएस के दिमाग में, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ गया है काफी सारा। तो ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग्स में हमको सकारात्मक दिखेगी और यहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगा, वैसे वैसे ये जो सेलिंग का प्रेशर है एफआईएस का ये कम हो जाएगा। और अगर हम वापस 13 से 15% का अर्निंग ग्रोथ पे दिखाई देंगे एज ए मार्केट, तो मुझे लगता है कि एक लेवल के बाद में एफआईएस का इनफ्लो भी दिखेगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो ग्लोबली इंडिया अभी भी बहुत अच्छी तेजी वाला मार्केट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। मार्केट रिटर्न्स में अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में हमारा अर्निंग्स काफी सारा ग्रोथ पाथ पे दिखाई देगा। तो एफआईआईज में थोड़ी सी हमको उम्मीद है कि पहले बेचना कम करेंगे और उसके बाद शायद वापस आएंगे। बट उसके लिए कुछ हद तक ये बजट के अंदर अगर सरकार थोड़ा नज कर पाए, थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स पे कुछ चेंजेस ला पाए, तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है। राकेश सर, हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले शेयर लगातार पिटाई का शिकार हो रहे हैं। आज के सत्र में भी बीएचईएल हो गया, एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, ये सारे के सारे कमजोर हैं। काफी गिर गए हैं रिसेंटली। आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम और गहराएगी? क्योंकि एक फियर था कि कहीं चाइनीज कंपनीज को फिर से सरकार अलाउ ना कर दे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन इन शेयरों में जो नेगेटिविटी थी वो छटने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी और गिरावट के शिकार होंगे, या फिर बजट से पहले, क्योंकि बजट में कैपेक्स वगैरह को लेकर अनाउंसमेंट जो भी है थोड़ा सा स्टॉक मूव करते हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रहे हैं, या फिर लगता है कि नहीं, कॉशियस रहना चाहिए अभी? केपेक्स को लेकर अभिषेक जी अगर देखेंगे तो सरकार की तरफ से अभी फिस्कल रूम उतना बचा नहीं है कि बड़ा कुछ बड़े तौर पर केपेक्स को अनाउंस किया जाए। 2019 से 24 के बीच में सरकार ने केपेक्स पे बहुत ज्यादा स्पेंड ग्रोथ दिखाया था। लास्ट 2 साल से वो ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो चुका है, और अब जिस हिसाब से हमने इनकम टैक्स का कट देखा है, जीएसटी का इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो सरकार के पास उतना फिस्कल रूम है नहीं कि कुछ बड़ा केपेक्स पे अनाउंसमेंट कर पाए। बट पावर या पावर टीएनडी स्पेस में अभी भी कंटिन्यूअस प्राइवेट और गवर्नमेंट या पीएसयू केपेक्स जारी रहेगा, तो उसमें मुझे उतनी कंसर्न नहीं है। बाकी जो केपेक्स है जो जैसे रेल रोड ये सब के अंदर मुझे लगता है थोड़ा मॉडरेशन होगा। जहां तक चाइनीज की बात है, स्पेशली पावर टीएनडी स्पेस में मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो उनकी एंट्री है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के लिए। तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ हद तक इंपोर्ट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है या चाइनीज कंपनी जिनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उनको शायद थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है। और जहां तक
थर्मल पावर या बीटीजी की बात है, वो मुझे लगता है वहां पर एक जरूर थोड़ा कंसर्न है कि चाइनीज इंपोर्ट अगर अलाउ हुए तो थोड़ा डोमेस्टिक कंपनीज को चैलेंज होगा। बट साथ में ये भी देखना चाहिए अभिषेक जी कि जिस हिसाब से हमारा पावर के रिलेटेड केपेक्स बढ़ने की उम्मीद है, उस हिसाब से हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो उतनी अवेलेबल नहीं है। तो कुछ हद तक अगर ये इंपोर्ट अलाउ करते हैं तो इससे केपेक्स होने में थोड़ा जल्दी होगा, फिर केपेक्स और प्राइवेट केपेक्स का पेस इंक्रीज होगा। मेरे ख्याल से सरकार का अभी बहुत क्लियर फोकस है कि गवर्नमेंट को जितना केपेक्स पे काम करना था वो कर चुके हैं, अभी प्राइवेट केपेक्स को इंसेंटिवाइज करना है। तो हो सकता है बजट के अंदर प्राइवेट केपेक्स को लेके कुछ नई स्कीम्स अनाउंस की जाए, जो कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। राकेश सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस वक्त आपको सबसे बेहतरीन जो सेक्टर है वो कौन सा लग रहा है, तो आप किसका नाम लेंगे? देखिए, बीएफएसआई को लेकर एक कंसेंसस बना हुआ है कि हाँ ठीक है, उसमें पैसे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन कुछ समय हो गया कि ऊपरी स्तरों से देखने की पेन है, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या फिर अगर हम फाइनेंशियल में बात करें तो बजाज फाइनेंस के शेयर में भी हम थोड़ा रिवर्सल देख रहे हैं, उसमें दिक्कतें हैं, आईटी में ग्रोथ नहीं है, ऑटो में हमने तेजी देख ली है, तो आगे कितनी तेजी होगी इसको लेकर सवाल है। फार्मा अगेन ये एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर है, तो सबसे वेल प्लेस्ड जहां जहां पर आपको लगता हो कि नहीं ग्रोथ भी है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि लोग अपने पैसे थोड़ा सा ना टेंशन फ्री होकर डिप्लॉय कर सकें। एक जैसे मैंने बताया, अगर आप हमारे फंड का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा जो सेक्टर्स हम थोड़े पॉजिटिव हैं उसको। जैसा कि आपने बोला, जो बीएफएसआई सेगमेंट है उसमें अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, वहां पर रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। हालांकि जो आपने बताया अभी नियर टर्म में थोड़े लार्ज बैंक्स हैं वो थोड़े प्रेशर में हैं, बट अगर आप ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम में देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स है या एनबीएफसीज हैं जहां ग्रोथ प्रोफाइल सिमिलर है और आपको थोड़ा कम मल्टीपल पे मिल रहा है। तो वहां पर एक री रेटिंग और अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद को लेके रिटर्न बनने का बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा प्ले जो मैं हाईलाइट कर रहा था कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, उसमें से ऑटो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी थोड़ा अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। बट रिटेल या होटल्स, रियल एस्टेट, ये सारा जो सेगमेंट है यहाँ पर एटलीस्ट अब अगले 4 क्वार्टर में हमको लगता है कि ग्रोथ थोड़ा रिवाइव होगा। और वहां पर वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं अक्रॉस मैनी ऑफ दीज नेम्स। तो वहां पर एक लगता है कि अगर यहाँ इस दाम पे खरीदा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। और तीसरा जैसा मैंने बताया पावर जी टी सर। स्पेस में हम अभी भी थोड़े पॉजिटिव है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये ग्लोबल स्टोरी है जहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में केपेक्स बिल्कुल। बाकी है। तो ये 3 सेक्टर्स पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो तेजी के 3 इक्के राकेश सर की तरफ से। राकेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला सर और हमसे विस्तार से बातचीत की मार्केट से जुड़े कुछ अहम मुद्दों को लेकर। चलिए, इस शो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मिडकैप मसाला। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।